मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमानों की मौजूदगी है। इंट्रोडक्शन आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेता जयपाल सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस के नेता सीबी यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान पर। सबसे पहले रुक करूंगी मैं जयपाल सिंह जी आपके पास। अब देखिए, क्योंकि पंचायत चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, ऐसे में सीधा सवाल आपसे यही है सर कि आखिर तारीख कब घोषित होगी, क्योंकि मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है और कांग्रेस यही कह रही है कि बीजेपी काफी जिद्दी है और आपकी जिद के कारण ही पंचायत चुनाव टाले जा रहे हैं। जयपाल सिंह जी नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है सर। हाँ, जैसा आपने कभी कहा कि कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, और चूंकि कांग्रेस पार्टी ने प्रतिपक्ष का दायित्व कब निभाया, आरोप लगाने के अलावा किया क्या, सदन से लेके और हमने हर जगह देखा कांग्रेस आरोप ही लगा पाई है, प्रतिपक्ष की भूमिका निभा नहीं पाई है। और कल हमने सदन में भी देखा किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनको आईना दिखाया। खैर वो अलग विषय है, मैं इन विषय पे आना चाहता हूं। जो तीन चीजें अभी प्रदेश में हुई, वन स्टेट वन इलेक्शन हुई, एसआईआर हुई और डिलिमिटेशन का कार्य हुआ। आप देखिए तीनों कार्य बिल्कुल निष्पक्ष, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष हो, ट्रांसपेरेंट हो और लोकतंत्र की मजबूती के लिए ये तीनों चीज जरूरत है। तो डिलिमिटेशन आप देखिए कल भी सदन में कहा गया, पोखरण में कैसे किया गया, जोधपुर में कैसे किया गया, तुष्टीकरण की राजनीति का काला चश्मा पहनकर डिलिमिटेशन किया। आज मैं समझता हूं लगभग एक प्रक्रिया के तहत, एसओपी के तहत डिलिमिटेशन हुआ, जहां आपत्तियां आई, जहां लोगों से चर्चा की गई और जो लोगों की आपत्तियां उनको शामिल करके और निष्पक्ष तरीके से राजस्थान में 14,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों का डिलिमिटेशन हुआ। 14,000 से ज्यादा, 14,600 ग्राम पंचायतें। इसके साथ में जो वार्ड बने हैं, ग्राम पंचायतों के वार्ड बने हैं, मेंबर पंचायत समिति के वार्ड बने हैं और जिला परिषद के वार्ड, ये तमाम कार्य बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे से और निष्पक्ष तरीके से इसको कार्य हमने, हमारी सरकार ने और किया। अब जहां तक हम कह रहे हैं कि वन, हमारी बिल्कुल मंशा है, आज भी वही मंशा है कि वन स्टेट वन इलेक्शन। देखिए प्रदेश के 8 करोड़ लोगों का मुद्दा है। हमने देखा कि अभी ईवीएम के बारे में मध्य प्रदेश के साथ में इलेक्शन कमीशन का एमओयू हुआ है और वहां से ईवीएम आ रही है। तो हमारी आज भी मंशा वही है कि राजस्थान प्रदेश वो पहला प्रदेश बने, राजस्थान स्टेट अलग दूसरे स्टेटों के लिए नजीर बने कि राजस्थान में हम पंचायती राज के चुनाव एक साथ कराने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी लिग्रिटीज है इसके अंदर। तो आज भी हम कमिटेड हैं वन स्टेट वन इलेक्शन की तरफ। पहला कदम बढ़ाने वाला राजस्थान पहला प्रदेश होगा। अब जहां तक ये आरोपों की बात है, तो आप देख लीजिए पीछे 70-80 चुनाव हुए हैं। 70-80 चुनाव में यदि हम मोटा मोटी देखें तो 60 से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है। तो इस प्रकार का आरोप लगाना अपने आप में बेबुनियाद है, निराधार है। कांग्रेस पार्टी पिछले 2 सालों में यदि विधानसभा चुनाव में जो जनाधार खोया, आज सिमटते 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 जनता ने इनकी एसआईआर कर दी। एसआईआर में बहुत सारे आरोप लगाए। आज भी देखिए नाम जोड़ने और घटाने का कार्य, यानी ड्राफ्ट जो लिस्ट है वो जारी हो चुकी है और इसका फाइनलाइजेशन का काम जैसे ही होता है, सबको पता है कि ओबीसी कमीशन अपना काम कर रहा है और ओबीसी कमीशन के जो चेयरमैन उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्दी रिपोर्ट दे दें, और जैसे ही रिपोर्ट आती है 7 दिन के अंदर उसका रिव्यू करके और 7 दिन के अंदर मैं समझता हूं इलेक्शन कमीशन चुनाव कब होंगे इसकी घोषणा करेगा। तो इस प्रकार के आरोप लगाना जनादेश का अपमान है, जनता का अपमान है, 8 करोड़ लोगों की भावनाओं का अपमान है। यदि प्रदेश में पंचायती राज चुनाव भी एक साथ होते हैं तो मैं समझता हूं प्रदेश के लोगों का फायदा है। राजस्थान ये काम करने वाला पहला प्रदेश बनने जा रहा है। ठीक है सीबी यादव जी, मैं आपका रुख करूंगी। देखिए पंचायत चुनाव के आस अब भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से गांव गांव तक विकास पहुंचा है, भारतीय जनता पार्टी लगातार यही दावा कर रही है कि ढानी ढानी गांव गांव तक हमने विकास पहुंचाया, खास करके सीएम भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में। ऐसे में आशीर्वाद वो कह रहे हैं कि हमें मिलेगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि आशीर्वाद हमें मिलेगा। आशीर्वाद तो किसी एक को मिलेगा ना सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अगर इनको विश्वास ही होता कि पंचायत चुनाव में ये मजबूत है या वो मतलब एक कंफर्ट जोन में भी होते, तो ये संविधान का सीधा सीधा उल्लंघन कर ही नहीं सकते थे। मेरा स्पष्ट सवाल है, अगर आप जवाब दो। आप, मैं तो इतने दिन हो गया डिबेट में कभी बात करता हूं, तो संविधान का अनुच्छेद 243 और 243 वो बिल्कुल स्पष्ट प्रोविजन है कि आप चुनाव टालना तो दूर की बात है,
5 साल का कार्यकाल होने से पहले चुनाव करवाना होगा। और चुनाव करने वाले इंस्टीट्यूशंस का क्या नाम है? राज्य निर्वाचन आयोग। इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं होता है। सरकार होती कौन है? वन स्टेट वन इलेक्शन और ये सारी बातें, वो सरकार ने क्या कर रही है? सीधे तौर पर राज्य निर्वाचन आयोग को अपनी गिरफ्त में लेकर के जो संवैधानिक प्रावधान थे उनका सीधा सीधा उल्लंघन कर दिया। मुझे लगता है जो सरकार संविधान को नहीं मानती है, जो सरकार विकेंद्रीकरण को नहीं मानती है, उससे क्या अपेक्षा करेंगे और उसका कौन सा विकास? मतलब मुझे लगता है कि जो संविधान को ही नहीं माने हैं उसके ऊपर फिर विकास की क्या बात करें हम? मतलब मुझे तो कोई आपको समझ में आता है तो बता दीजिए कि कैसे कैसे कर सकती है। रही बात, क्या परिसीमन इतना महत्वपूर्ण था कि उसके लिए चुनाव टाला जाए, संविधान का उल्लंघन किया जाए? तो परिसीमन का बहुत स्पष्ट नियम है कि नई जनगणना के बाद ही परिसीमन हो सकता है। 2019 में हमारा परिसीमन हुआ था, नई जनगणना हुई नहीं, तो फिर क्यों? मतलब उससे क्या मिला? प्रदेश की जनता को क्या मिला? क्या 11,000 ग्राम पंचायतों से बढ़ा करके 14,600 ग्राम पंचायतें कर देंगे? सीबी यादव जी, उससे देखिए क्या जिस हो तरीके जाएगा? से वो लोग विकास का दावा कर रहे हैं, ऐसे में सवाल आपसे ये है कि आप लोगों के कार्यकाल में गांव-गांव तक क्या सही मायने में विकास पहुंचा था? बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का दावा लगातार बीजेपी कर रही है कि भजनलाल शर्मा के कार्यकाल में पहुंच रहा है। लेकिन अगर हम बात करें अशोक गहलोत के कार्यकाल की, तो क्या उस समय गांव-गांव, ढानी-ढानी तक वो विकास जो पहुंचना चाहिए था ग्रामवासियों तक, क्या वो असल मायने में पहुंचा था कांग्रेस के कार्यकाल में? कौन दावा कर रहा है? मुझे लगता है कि आप ही एक बार पत्रकार के तौर पर गांव में घूम के आ जाइए ना, गांव के लोग ही बता देंगे कि हमारी जो सरकार थी उसकी चिरंजीव योजना की बात आपको घर घर में कर रहे लोग कहते हैं कि बुढ़ापे का सहारा था, छीन लिया है इन्होंने। आप जो आरटी के तहत जो प्रवेश होते थे वो हो नहीं रहे हैं। महात्मा गांधी स्कूलें हैं वो बंद हो गई है। सबसे पहले जो राजीव गांधी युवा मित्र उनका रोजगार छीन लिया, बेचारों की हालत क्या हो गई है। स्मार्ट मीटर के नाम पर लूट मची हुई है। नहीं, आप त्राही त्राही हो रहा है, महंगाई चरम पर जा रही है, तो विकास किसको कहोगे आप? मुझे लगता है सबसे सच्चा विकास तो ये होता है कि ये चुनाव समय पे होते और संविधान का पालन होता है। ये काम तो हुआ ही नहीं, फिर और विकास क्या है? कोई तानाशाह बन के, कोई राजा बन के कहीं अपनी डेफिनेशन दे दे कि ये विकास हो गया। विकास का मतलब होता है नागरिक सशक्तिकरण होना, नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित होना। सबसे बड़ा विकास का अधिकार प्रदेश के 1.5 लाख जनप्रतिनिधियों से छीन लिया गया, जो उनका निर्वाचन का अधिकार था। प्रदेश की जनता जो ठीक है, मैं ग्राम जवाब भी सभाएं हो लेती रही थी हूँ। उनका अधिकार छीन लिया गया, कहीं ग्राम सभा नहीं हो रही है। तो आप देखिए विकास तो ग्राम स्वराज में निहित है, वो ही नहीं हुआ तो फिर कैसे विकास कहोगे? 3,000 करोड़, मेरी बात को नोट करना, 3,000 करोड़ रुपए जो हमारा केंद्रीय वित्त आयोग का पंचायतों को मिलना था वो रुक गया, वो एबोलिश हो गया। वो ठीक हमारा है। हिस्सा था, वो तो हमारा हिस्सा था, वो भी हम नहीं ला पा रहे क्योंकि हमने चुनाव नहीं करवाए। उसमें शर्त है कि अगर आप समय पे चुनाव नहीं करवाते और अगर निकाय और पंचायतों का चुनाव नहीं होगा तो केंद्रीय वित्त आयोग का जो अनुदान का पैसा है वो राज्यों को नहीं मिलेगा। ठीक है सर, जयपाल जी जवाब दे 3,000 दीजिए करोड़ उनके रुपए आरोपों किसे का। कहते हैं? ठीक वो है, अटक ठीक है गए सीबी हमारे। यादव जी, दोबारा लौटूंगी मैं आपके पास, दोबारा लौटूंगी। जयपाल जी जवाब दे दीजिए जल्दी से। जीबी यादव साहब, जो 2018 से लेके 2023 के बीच में प्रदेश के 8 करोड़ लोगों ने माननीय अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में जो जनादेश आपको मिला, और उस जनादेश के बाद में क्या हुआ, मुझे एक शेर से आपको जवाब देता हूं कि तुम जो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, मगर तुम तो ठहरे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो आगे निकल सकते थे। याद कीजिए उस दौर को, 2019-20 के कोविड को दौर को याद कीजिए। आप संविधान पे बहुत अच्छा बोले, लेकिन एक बार उस दौर को भी याद कीजिए कि 2019 से आपने चुनाव शुरू किए और 2022 तक ले गए। बिल्कुल हमने देखा कि इस देश में संविधान की 80 बार हत्या की गई, संविधान रोंदा गया 80 बार। तो मैं समझता हूं ये अपने आप में प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। खैर वो अलग विषय है, मैं इस विषय पे आना चाहता हूं कि आज जो प्रदेश में 2018 से 2023 का दौर था, आप याद कीजिए, बलात्कार में राजस्थान 1 नंबर, नेटबंदी में सबसे ज्यादा नेटबंदी करने में 1 नंबर, अपराध के अंदर 1 नंबर, और राजस्थान में पेपर लीक की तो क्या हालात थे उसके बारे में सदन से लेके और देश लेवल पर चर्चा थी। किस तरह से माफियाओं ने हमारे जो बच्चों का भविष्य था उनके सपनों को रौंदने का काम किया। उसमें सरकार के लोग शामिल थे, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री के ओएसडी शामिल थे। आज
हमने जो कमिटमेंट किया कि हम इसको ठीक करेंगे, और 16 दिसंबर 2023 को माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में जैसे ही सरकार बनी, पहले ही दिन हमने एसआईटी का गठन किया, और आज मैं समझता हूं 394 से ज्यादा एग्जाम्स हुई है, वो बिल्कुल नकल प्रूफ, यानी कोई भी नकल की संभावना नहीं। अब देखिए जयपाल जी, देखिए विकास की तो बात हो ही रही है, लेकिन एक और मुद्दा जो इस बार पंचायत चुनाव में काफी गर्माता हुआ नजर आ रहा है वो है ईडब्ल्यूएस आरक्षण का मुद्दा। तो इस बार के पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ कदम उठा रही है? ईडब्ल्यूएस आरक्षण का कैसे ख्याल रखेंगे आप लोग? हाँ, मैं मेरी बात को कंक्लूड करते हुए कह रहा हूं कि 2 साल में हमने कल सदन में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 5 साल बनाम 2 साल यानी 1.5 साल के अंदर वो काम करके दिखाए। आंकड़ों सहित डाटा सहित मैं आपको बता सकता हूं कि क्यों प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को वापस चुनेगी। इसके कारण है, इसके मायने हैं, ये आंकड़े सामने हैं और दस्तावेज है हमारे कि जिनके आधार पर 5 साल में जो आपने प्रदेश को लूटने का काम किया, इस प्रदेश के युवाओं के सपनों के जो सौदे किए आपने, बेचते वो पेपर बेच दिए। आज हमने वो काम ठीक किए और आप देख लिए, यमुना जल समझौता, राम जल सेतु लिंक परियोजना, देवास परियोजना, यानी इस प्रदेश में 25-30 सालों में आपने इन मामलों को लटकाया भटकाया, कोर्टों में चाहते ही नहीं थे आप, वो काम अब एग्जीक्यूट होने जा रहे हैं। ईआरसीपी के माध्यम से 2600 करोड़ रुपए के खर्च हो चुके हैं, नवनेरा डैम लगभग तैयार हो चुका है और आने वाले समय में प्रदेश को पानी मिलेगा। खैर, आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, ओबीसी कमीशन अपना काम कर रहा है। ओबीसी कमीशन की जैसे ही रिपोर्ट आएगी, एससी एसटी का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, ये ऑलरेडी तय है। जैसे ही उसकी रिपोर्ट आती है, सरकार अक्सर से उसको लागू करेगी। और जहां तक आप ईडब्ल्यूएस की बात कर रहे हैं, इसमें हमारा शीर्ष नेतृत्व है जो है उस पर चर्चा करेगा कि क्या मामला है, किस प्रकार के मुद्दे हैं, किस प्रकार की मांग उठ रही है, उस पर बिल्कुल उसको रिव्यू करेगा हमारा शीर्ष नेतृत्व, इसमें कोई शक जी। ठीक है, सीबी यादव जी, आपका रुख करते हुए देखिए, ओबीसी आरक्षण से निश्चित तौर पर ही इस बार के सियासी समीकरण बदलने वाले हैं। अगर आपसे मैं सवाल करूं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर, तो क्योंकि सियासी समीकरण बदलेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी भी लगातार यही दावा कर रही है कि इस समीकरण बदलने का फायदा पूरा बीजेपी को मिलेगा। आपका इस पर क्या टेक है सर? और देखिए, मैं इस विषय को पढ़ता हूँ, समझता हूँ, तब मैं आपको ये बात, आपके सवाल पे ये बात बता रहा हूँ कि ओबीसी रिजर्वेशन कोई पहली बार नहीं है। ये पहले भी जब से पंचायती राज लागू हुआ उस समय ओबीसी का आरक्षण को ऐच्छिक रखा गया था और राजस्थान में शुरुआत से है। तो जो शुरुआत से जो व्यवस्था है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि ओबीसी रिजर्वेशन को बढ़ाया गया है या कम किया गया है। ये जो पॉपुलेशन के बेस पे 21% था, वो 21% अभी भी रख दिया गया है। तो इसलिए ओबीसी रिजर्वेशन में, और इसकी जो सीटें होती है ना, वो रोटेशन के बेस पे रिजर्व होती है। ऐसा नहीं होता कि कोई सीट रिजर्व होती है। तो इससे कोई खास ओबीसी रिजर्वेशन कोई खास इस पे नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो ओबीसी कमीशन के नाम पर जो डिले किया और उस कमीशन को कोई सुविधा भी नहीं उपलब्ध करवाई, और होता तो तब जब राजस्थान में लगभग 55-60% ओबीसी है, उसके प्रोपोर्शन में आरक्षण देते हैं। अभी तो जो 14,600 ग्राम पंचायतों में से जो 2900 ग्राम पंचायत, वो तो वो 21% है। बात तब बनती जब आप अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जैसे एससी और एसटी का रिजर्वेशन है वैसे देते। लेकिन जो मैं बात जो जयपाल जी ने बताई उस पर जरूर थोड़ी सी मुझे लगता है मैं रखना चाहूंगा। उन्होंने कहा कोविड काल में हमारा मैनेजमेंट, मुझे लगता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो नॉन बायोलॉजिकल भी है और वैसे भी काफी महान विश्व गुरु की श्रेणी में रखते हैं अपने को, तो लेकिन वो उन्होंने सबसे ज्यादा प्रशंसा की तो राजस्थान के मॉडल की। और उस समय हमारी सरकार बहुत प्रोएक्टिवली काम किया। जो किसी सवाल से बचना नहीं चाहिए, उस समय पंचायत और निकायों के चुनाव जो पोस्टपोन्ड हुए, उस समय सारे ही देश के भीतर चुनाव पोस्टपोन्ड हुए और हमने सुप्रीम कोर्ट से परमिशन ली। ऐसा नहीं है कि सरकार ने उसको नहीं करवाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तब वो चुनाव जो है उस समय टुकड़ों में करवाए और उनको थोड़ा थोड़ा स्थगित किया गया। जो महत्वपूर्ण बात है ईआरसीपी, आप देखिए वो अभी तक भी नहीं हुआ। लेकिन जो एक शिक्षा की बात बताई है, अभी आज ही रिपोर्ट आई है, सुबह में अखबार में पढ़ रहा था, राजस्थान का स्थान 35वें नंबर पर है, सबसे नीचे। और जयपाल जी, आप आंकड़ा देखिए, आप भी देखिए, कितनी शर्मनाक बात है कि पिछले 2 साल में हमारे 9.7 लाख जो प्राइमरी एजुकेशन में पंजीकृत जो नामांकन था वो घट करके 7.7 लाख हो गए। मतलब 1/4, लगभग 20% नामांकन सरकारी स्कूलों में कम हो गया। कोई तो वजह होगी। अगर हम 20% नामांकन सिर्फ 1.5-2 साल में कम हो जाए, उसको भी हम अगर विकास कह दें, तो फिर तो कोई कुछ भी कह सकता। मतलब फिर कहने के लिए कुछ बचता ही नहीं। आप कुछ भी कह लीजिए, फर्क क्या पड़ता है।
कह दीजिए कि 15 लाख खातों में आएंगे, बाद में कह देंगे कि ये तो जुमला था। ऐसे ही आप कह दीजिए कि ये 2 लाख ऐसे ही घट गए, तो 2 लाख नामांकन कम हुआ है, ये आप ही की रिपोर्ट है। कोई तो सरकारी व्यवस्था के भीतर ऐसी चीज हुई होगी कि पेरेंट्स को लगता होगा कि हमारी जब सरकार, कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, तब ये नामांकन 9.7 लाख था, क्यों घट करके 7.7 लाख हो गया? क्यों हाई कोर्ट कह रही है कि ये जर्जर भवन पे कुछ तो सोचो? 44,000 टॉयलेट नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये आंकड़े तो इन्हीं के हैं और कोई आंकड़ा नहीं बदला है। वही अपराध के आंकड़े देखिए, सरकारों का अपना दायित्व, जयपाल जी अपना दायित्व निर्वहन कर रहे हैं, मैं उनका काम है कि वो पार्टी का पक्ष रखें, लेकिन बहुत सही पक्ष तब होता है जब आंकड़ों के आधार पर रखे। जैसे मैं आर्टिकल की बात कर रहा हूँ, मैं आंकड़े दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपकी ईआरसीपी कहाँ है, उसे राष्ट्रीय परियोजना भी घोषित ठीक नहीं है। करी, केवल आप केवल हेडलाइन बना लो, शिलान्यास कर दो, उससे तो कुछ नहीं होता। देखिए, जनता की मूलभूत जरूरत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पेयजल और ये है, और मुझे लगता है इन सब मोर्चों पर ये जो सरकार है वो विफल है पूरी ठीक है, तरह छोटा से। सा जवाब जयपाल सिंह जी, जल्दी से। टीवी यादव साहब जो मेन सवाल थे उसको भूल गए। कोविड के दौरान जो आपका मैनेजमेंट उसकी बात की, लेकिन कोविड के दौरान हमने वो होटलें भी देखी, नकारा निकम्मे लोग भी देखे होटलों के अंदर प्रदेश को किस तरह कहां से से कहां बात लेके जा रहे हो? अब आप उस पे किया, जाओगे तो उस पे वो पूरी भी एक हमने डिबेट देखा। होगी, उस पे कितनी और वो बात कर दौर दी हम, देखा कि प्रदेश उस के पे भी हमने, मतलब आपका कोई जगह नहीं है। मैं सवाल प्रतिपक्ष का, मैं आंकड़ों के साथ नहीं कह रहा हूँ प्रतिपक्ष यादव का साहब, सवाल रखने सर का अपनी दायित्व अपनी तो बारी में बोलिए, आपके अपनी साथ अपनी नहीं जवाब कह रहा हूँ प्लीज, कि अपनी अपनी बारी आपके में। मैंने 5 जो साल के सवाल दौरान पूछा राजस्थान में उसका जो एक जवाब निवेश दीजिए। था देखिए, हम तो वो मात्र प्रतिपक्ष में 1500 हैं करोड़ था, जयपाल जी, और हमने हमको 1900 हमारा जवाब देना होता है कि उस हम वक्त जो के अंदर सवाल करके पूछते हैं दिखाया। उनके आंकड़े तो जवाब बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है, नहीं, ठीक है, मैं जयपाल जी को अपनी बात पूरी कर सवाल लेने दीजिए, उसके बाद सीबी यादव जी आऊंगी मैं आपके पास। जयपाल सिंह जी अपनी बात पूरी करिए। ठीक है सीबी यादव जी, आऊंगी मैं आपके पास, दोबारा आऊंगी सर। ऐसी डिबेट का क्या मतलब है जिसमें कोई सवाल मैं दोबारा का लौटूंगी सर जवाब आपके नहीं है? पास, दोबारा लौटूंगी। जयपाल सिंह जी को बात पूरी कर नहीं, लेने दीजिए। लौट के क्या करोगे? मेरा सवाल ये है कि जो सवाल पूछा उनका जवाब तो होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ 3,000 करोड़ रुपए रुक गए, जिम्मेदार कौन? मैं कह रहा हूँ स्कूलों में नामांकन कम हो गया, उसका उसकी डेट जिम्मेदार यादव कौन? साहब आप अरे गुमराह मैं कर रहे हैं। जो 31 सवाल मार्च रख है, रहा हूँ, 31 संविधान में मार्च जो है यादव प्रावधान साहब। था कि 5 साल आपको खत्म होने करेक्ट से करता पहले हूँ, चुनाव 31 होना मार्च चाहिए, चुनाव क्यों नहीं 2026 है। करवाए? अभी पर इसी फरवरी मन की तक से जरूरत 31 क्या मार्च थी? ये बुनियादी 2026 सवाल है। है। आप देखिए आगे आगे होता क्या है। अभी अभी ओबीसी कमीशन अब तो फरवरी चल रहा 2.5 है, साल हो गए 31 मार्च जयपाल जी, 2026 है। 2.5 साल कम नहीं आप होता। गुमराह मत कीजिए। आंकड़ों की बात करते हैं तो आपने जो कर्जा छोड़ा, पूरे सदन में कल चर्चा हुई, उसकी भी बात कीजिए कि 5 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा आप छोड़ के गए। आपका जो पूंजीगत निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश था वो मात्र 1500 करोड़ था। आज 2 साल के अंदर हम 1900 करोड़ रुपया लगा चुके हैं। आप 35 लाख करोड़ के एमओयूज हमने किए हैं, उसमें से 7 लाख 8 लाख करोड़ से ज्यादा का ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुका है। तो प्रदेश क्यों नहीं देखना चाहिए? पेपर लीक को क्यों नहीं देखे? नेटबंदी आपके समय सबसे ज्यादा हुई। युवाओं के भविष्य के कैसे किस प्रकार से पेपर लीक का माहौल प्रदेश के अंदर बन गया, पूरा प्रदेश बदनाम हुआ। आज उसको ठीक करने का ये आंकड़े तो है, और क्या है। हमने कमिटमेंट किया कि हम 5 साल के दौरान 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। 1 लाख से ज्यादा नौकरी दे चुके हैं। हमने कैलेंडर जारी कर दिया, उसके अनुसार ही एग्जाम होगी। आप भी कर सकते थे ये, लेकिन आपका ध्यान तो केवल कुर्सी बचाने में रहा, एक दूसरे को नकामा, नकारा, निकम्मा गालियां देने में। लेकिन देखिए जयपाल सिंह जी, देखिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण की अगर बात की जाए, जयपाल जी आपके लिए कुर्सी बचाना इंपॉर्टेंट। सुन लीजिए सर, पहले सवाल सुन लीजिए। देखिए अगर ईडब्ल्यूएस आरक्षण की बात की जाए तो 20% तक बढ़ाने की बात की जा रही है, उस पर आपकी सरकार क्या विचार कर रही है इस बार के पंचायत चुनाव में? आरक्षण प्रतिशत बढ़ाएंगे? मैं इस बारे में पहले जवाब दे चुका हूं कि देखिए एक मांग आई है, उस मांग पे हमारा शीर्ष नेतृत्व विचार करेगा। एक मांग है, क्योंकि अब ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट भी आप देख ले किस प्रकार से ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आने में देरी हुई है। तो ये एक बहुत ही लीगल इशू है, और इस बारे में मैं समझता हूं हमारा शीर्ष नेतृत्व उस पर चर्चा करेगा। उससे पहले कहना बहुत जल्दीबाजी हो। ठीक है सीबी यादव जी, देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी रहेगा, लेकिन इस बीच सवाल ऐसे में यह भी खड़ा होता है कि आप लोग लगातार यही कह रहे हैं कि बीजेपी की मंशा में खोट है, बीजेपी पंचायत चुनाव नहीं करवा पा रही है। लेकिन अगर हम कांग्रेस के कार्यकाल की बात करें तो क्या आप लोगों के कार्यकाल में पंचायत चुनाव समय पर हुआ था? सर मैंने ये सवाल का जवाब दिया था। पहले ईडब्ल्यूएस वाले पे मैं थोड़ी सी कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन क्लियर कर दूं ताकि दर्शकों को भी ये बात थोड़ा समझ में आ जाए। संविधान के अनुच्छेद 243 डी और टी, इसमें रिजर्वेशन का प्रोविजन, उसमें ओबीसी रिजर्वेशन
ऐच्छिक है, SC ST और महिलाओं का आरक्षण है, लेकिन उसमें EWS का रिजर्वेशन नहीं है, इसलिए इसको लागू करने के लिए संसद से इसमें अमेंडमेंट करवाना पड़ेगा। तो ये काम राजस्थान सरकार के हाथ में है भी नहीं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को पार्लियामेंट में इन एक्ट में संशोधन हो। तो आप सही जगह बात ही नहीं करोगे तो कोई रिजल्ट कैसे आएगा? क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रोविजन नहीं है तो आप ऐसा तो कर, तो सबसे पहले तो ये जिम्मेदारी पार्लियामेंट की है, भारत सरकार की है कि वो उसमें संशोधन करे। दूसरी बात, आप कह रहे हो कि हमने क्या समय पे चुनाव करवा पाए थे, तो जवाब है, मैं उसी का जवाब, मैंने अभी पहले भी बताया कि जो कोविड पीरियड के भीतर देश में कहीं भी चुनाव नहीं हो रहे थे। आपको याद होना चाहिए कि महाराष्ट्र में विधान परिषद के भी चुनाव नहीं हुए, जहां तो केवल MLA ही वोट डालते हैं, MLC के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उस समय जो थे उनकी भी कुर्सी खतरे में पड़ गई थी और फिर बाद में कोर्ट के इंटरवेंशन से टेन्योर बढ़ा। तो उस समय देश में कहीं भी चुनाव नहीं हो रहे थे, तो हमने सुप्रीम कोर्ट से एक हल्फनामा दायर किया, कहा कि इन परिस्थितियों में क्या किया जाना चाहिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन परिस्थितियों में चुनाव को आप पोस्टपोन कीजिए। तो हमारा जो चुनाव का जो स्थगन था, जो 6 महीने, ऐसे नहीं था बहुत ज्यादा, कोई 6 महीने रहा, कोई 3 महीने रहा, कोई 5 महीने रहा, वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे था, मतलब उनकी परमिशन से था। अभी क्या किया? अभी किस कोर्ट ने कहा? अभी तो कोई ऐसी आपदा नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, संविधान में स्पष्ट प्रोविजन है, फिर भी चुनाव क्यों नहीं हुए? ऐसी क्या चीज थी अभी? अभी तो कोई जवाब हो ना हमारे पास, तो हमने सुप्रीम कोर्ट की परमिशन ली है, नहीं है। जहां तक जयपाल जी जो चीजें कह रहे हैं, देखिए वो पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, वो रखें, लेकिन पक्ष में ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे आप कह रहे हो कि हमें नकारात्मक चीज दिखती है। नहीं, अभी जो भारतीय जनता पार्टी 2 बच्चों का नियम की पाबंदी हटा रही है चुनाव में, हम इसका स्वागत करते हैं ना। अभी कह रहे हैं कि हम शिक्षा का नियम भी लागू नहीं रखेंगे, हम इसका नहीं, स्वागत तो इस बार सवाल ये भी खड़ा होता है, ठीक है, आप लोग आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर कि पंचायत चुनाव नहीं कराना चाह रही है, मंशा में खोट है बीजेपी की, तो लेकिन सवाल ऐसे में ये भी होता है ना सीबी यादव जी कि अगर कल को पंचायत चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी जाए बीजेपी की तरफ से, भजनलाल सरकार की तरफ से, तो क्या आपकी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है? गांव गांव, ढाणी ढाणी में आप लोग कौन से मुद्दे पर इस बार चुनाव लड़ेंगे? पंचायत चुनाव में कौन सा मुद्दा कांग्रेस उठाने की तैयारी में है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम लोग तो 1.5 साल पहले भी तैयार थे और अब तो हमने बहुत माइक्रो लेवल पे तैयारी की है। कांग्रेस पार्टी का एक डिपार्टमेंट है राजीव गांधी पंचायती राज संगठन, वो इसको लेके, और पूरी कांग्रेस पार्टी अभी जो मनरेगा संग्राम में है, हम सब लोग मिलकर इसकी व्यापक तैयारियां कर रहे हैं। अभी जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में 28 जनवरी को ही सारे पंचायती राज के जो विलिंग कैंडिडेट हैं उन सबको बुलाया, उनके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा, और वो किस तरह से मनरेगा संग्राम को लेके जाए, किन चीजों को लेके जाए, उस पे हम बहुत बारीक लेवल पे काम कर रहे हैं। और अभी हमारा इसी रविवार से पूरे राजस्थान के संभाग स्तर पर इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम है, फिर जिला स्तर पर ट्रेनिंग प्रोग्राम है कि इस बार हम कैंडिडेट को केवल मुद्दे कैसे लेके जाए। और हमने ये भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बिल्कुल तय किया है कि जो रियल वर्कर होगा, जिसका एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट होगा, जिसकी गतिविधियां में जनता से जुड़ा होगा, उन्हीं लोगों को हम पार्टी के सिंबल पे हम मौका देंगे। ऐसा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बिल्कुल अभी जो जयपुर के सम्मेलन है उसमें तय कर लिया था। लेकिन हमारा सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी 73वां और 74वां संविधान संशोधन का उल्लंघन कर रही है। ये सबसे बड़ा, इसे कमजोर करने का काम किया, नंबर 1। नंबर 2 मुद्दा मनरेगा जो खत्म हुआ है और उसके स्थान पर जो बीबी ग्राम नामक एक नई स्कीम्स लेके आए हैं, जो अधिकार था वो खत्म होकर के स्कीम्स लाई है जिसमें राज्य 40% दे ही नहीं सकता। हमारा पूरा पार्टी का कैडर लगा हुआ है कि उसको हम इस पंचायती राज और निकाय चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग बनाए, और फिर हम हमारी जो वेलफेयर की स्कीम्स थी उनको, और जो अभी जो स्कीम्स जो जनता के पास स्थिति बनी हुई है, जैसे मैंने शिक्षा की स्थिति बताया, मैंने जो पेयजल की स्थिति बताया, बिजली का मुद्दा बताया, महंगाई बताया, ये सारे मुद्दे जिसके भीतर एक फोर्स कमिटमेंट था, उन सब मुद्दों को हमारा कार्यकर्ता लेके जा रहा है और उनके आधार पे हम एक बहुत शानदार चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हम मुद्दे आधारित चुनाव लड़ेंगे। इसके भीतर हमारा एक मुद्दा बहुत प्रमुखता से हम उठा रहे हैं, वो ग्राम सभा को लेके भी उठा रहे हैं कि ग्राम सभा मजबूत हो। हमारे मुद्दों में पंचायती राज को सशक्त करने के भी मुद्दे हैं कि जो 11वीं और 12वीं अनुसूची के विषय है, जो 29 विषय और 18 विषय, वो भी हम इनको दिलवाएं।
हमारे मुद्दे में यह भी की है कि पंचायती राज के जो जनप्रतिनिधि है उनको पेंशन का अधिकार हो, साथ ही उनको और अधिकार हो, जैसे जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्यों के पास कोई अधिकार ही नहीं है, तो वो अधिकार उनको दिया जाए। उन मुद्दों को भी हम इसके भीतर रख रहे हैं। तो हमारे मुद्दे, जनता के मुद्दे के साथ साथ पंचायती राज को सशक्त करने के मुद्दे भी हम इस बार साथ लेके जा रहे हैं। मतलब यही नहीं, ये जो संस्था, जो राजीव गांधी जी का सपना था, जो संविधान निर्माताओं का सपना था, वो जमीन पे धरातल पर कैसे उतरे। तो जो संवैधानिक अधिकारों को तोड़ने मरोड़ने का काम किया, वो आगे सरकार नहीं करे। और उसमें हम कमिटमेंट कर रहे हैं कि अगर मनरेगा हम सरकार बनती है तो मनरेगा की जो न्यूनतम मजदूरी है वो कम से कम 400 रुपए होगी। 125 दिन का रोजगार तो था ही, लेकिन वो गारंटी के साथ था। और उस पे पूरा अधिकार जैसे पहले ग्राम सभा को था, वो ग्राम सभा को अधिकार हम वापस दिलवाएंगे। तो इस तरह से हम पूरे, ऐसा नहीं कि केवल अब आलोचना के देखिए आधार पे सीबी जा रहे हैं, यादव हम जी, एक देखिए आप लोग कह रहे विजन हैं कि भी बना के जा पंचायती रहे हैं। राज को किस तरीके से सशक्त बनाया जाए, ये मुद्दा भी आप लोग इस बार के पंचायत चुनाव में उठाने वाले हैं। लेकिन अगर हम बात करें बीजेपी सरकार यानी भजन लाल सरकार की, तो भजन लाल जी ने तो सरपंची वाला दांव पहले ही खेल दिया है। सरपंचों का एक जमावड़ा लगा था जयपुर में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं यानी भजन लाल शर्मा, उन्होंने ही इसका नेतृत्व किया था। और खास तौर पर उन्होंने ये कहा था कि विकास की चिंता मत करो, मैं भी सरपंच रहा हूं। तो जो सरपंची वाला दांव है वो तो मुख्यमंत्री जी ने पहले ही खेल दिया। सीबी यादव जी। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, शब्दों में मैंने बीजेपी का जितना मैं देखता हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ शब्दों की बयानबाजी और उसकी राजनीति करते हैं। उससे तो कुछ नहीं होने जाना ना। रियल ग्राउंड पे क्या एक्ट है। पिछले अगर आप 1.5 सालों में जिन सरपंचों को प्रशासक बनाया था, उनके पास कोई फंड नहीं गया है, जो अपना केंद्रीय विधायक का पैसा ही नहीं गया। तो ऐसे मतलब वो प्रशासक बन के भी क्या करेंगे। अगर आप देखेंगे, उनकी शर्तें ऐसे लगा दी है कि अगर वो सड़क भी बनाएंगे तो उसमें इतनी कंडीशन लगा दी, चूंकि मैं तो उस चीज को देखता हूँ, वो बेचारे कुछ थोड़ा बहुत फंड आता है तो निर्माण भी नहीं कर पाए हैं। मनरेगा जो उनके हाथ में एक स्व-विवेकाधिकार था, वो भी खत्म हो गया। तो ऐसे अब जाके प्रशासक बनने पे उनको समझ में आ रहा है कि क्या किया है। मतलब अब उनको लगता है कि ये जो प्रशासक जो नाम का बनाया, उससे तो सारे अधिकार छीन लिए गए, कुछ भी नहीं बचा है। बेचारों की जो पहले एक गुडविल बनी हुई थी जो सरपंचों की, वो गुडविल अपने गांव में और खराब हो गई। वो दोबारा चुनाव और नहीं जीत सकते, क्योंकि अब ऊपर से पैसा रिलीज नहीं हो रहा, जनता उनसे कुछ बात करती है और उनके पास कुछ अधिकार नहीं है। तो कुल मिलाकर के उस समय तात्कालिक तौर पर सरपंच को ऐसा ठीक है, लगा मैं कि जवाब हम ले लेती हूँ जयपाल सिंह जी से। बन ठीक जाएंगे। है। लेकिन आज हर सरपंच इस बात पर पछतावा कर रहे हैं कि उस दिन जो है इस बात को उन्होंने कंसीडर किया, और संविधान का जो उल्लंघन था ये सीधा सीधा, आज हर प्रशासक कह रहा है कि हम काश नहीं होते, हम कम से कम दोबारा सरपंचाई में जीत तो जाते। अब उनकी हालत बहुत खराब हो रही है, क्योंकि पिछले 1.5 सालों में ठीक उनका है, कोई काम ही नहीं हुआ। जयपाल जी जवाब दे दीजिए। ठीक है। देखिए, सीबी यादव साहब को आज वो नैतिकता, आज वो अपना जो अपना प्रदेश के प्रति क्या धर्म होना चाहिए, वो संविधान, पंचायती राज सब याद आ रहे हैं। लेकिन याद कीजिए उस दौर को, 5 साल पहले के दौर को, जब माननीय मुख्यमंत्री जी के, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के समय अपने ही पूर्व उप मुख्यमंत्री के देशद्रोह का, राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया। तो ये सब चीजें एजुकेशन मॉडल पे मैं आना चाहता हूँ थोड़ा सा, बार बार एजुकेशन को। आपका जो एजुकेशन मॉडल था वो भी हमने देखा, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने कहा, सब लोगों ने कहा, वहां टीचर्स बिल ऑडिटोरियम में सबने कहा कि हम पैसा देके हमारा ट्रांसफर होता है। आप ये मॉडल, आपने महात्मा गांधी जो स्कूलें खोली, आपने स्कूलें खोली, उसका लक्ष्य क्या था? केवल वोट बटोरना। न वहां पे शिक्षक लगाए, न वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, न वहां वॉशरूम बनाया, न वहां रूम बने। केवल एक मॉडल केवल लेके आए और उसको इतना प्रचार प्रसार किया, और खोदा पहाड़ निकली चुईया, वहां पर कुछ हुआ ही नहीं, कुछ काम ही नहीं, वहां टीचर नहीं लगाए। आपने इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खोल दी। तो ये जो हम ये कह रहे हैं कि शिक्षा में अभी हमने एमओयू जो राइजिंग राजस्थान था उसमें एमओयूज किया, हमने उसको ठीक करने का प्रयास किया। जो नामांकन की आप बात कर रहे हैं ना, उन चीजों को ठीक करते करते यहाँ तक हम पहुंचे। आप बीबी राम जी की बात कर रहे हैं। देखिए, बीबी राम जी के बारे में मैं बिल्कुल साफ और क्लियर कहना चाहता हूँ, सीना ठोक के कहना चाहता हूँ। लेकिन कई ऐसी शिकायतें भी मिली है जयपाल जी। देखिए, अगर मनरेगा या बीबी जी राम जी बिल का अगर मुद्दा उठ रहा है, तो कई ऐसी शिकायतें भी गांव-गांव से सामने निकल कर आई है कि मनरेगा का भुगतान रुका है। इन शिकायतों की असलियत क्या है? मनरेगा का भुगतान रुकने की भी बात सामने आई है जयपाल जी, कि कई ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक भुगतान ही नहीं हुआ। दिक्कत किसको हुई है? मेन जो इशू है, दिक्कत किसको हुई? दिक्कत इन लोगों को हुई है
जो इस नरेगा के पैसे को हजम कर रहे थे। नरेगा का पैसा गांव में मेट के माध्यम से 40-50 लोग जो गांव में रहते ही नहीं है, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने कहा बोले लो सरपंच, अब उनको दिक्कत होने वाली है, क्योंकि इसके माध्यम से अब इसकी सोशल ऑडिट होनी है, इसमें जीआई चेकिंग होनी है, ईआई के माध्यम से इसको मॉनिटर किया जाना है कि जो लोग इसके अंदर करप्शन कर रहे थे अब वो संभावनाएं खत्म हो गई है। आज ये लोग आरोप लगाते हैं कि ग्राम पंचायतों के अधिकार खत्म कर दिए। आप देखिए इतनी लंबी चौड़ी स्कीम, इतना प्रचार आपने इसका किया, आपने खड्डे खोदे और खड्डे बूरे, केवल ये काम किया हमने। इसके सर मनरेगा के भुगतान पे भी बोल दीजिए, मनरेगा के भुगतान रुकने की भी शिकायत मिली। जयपाल जी, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर दिखेगा, आरओबी दिखेगा, आपको पुलिया दिखेगा, सड़क दिखेगी, गांव में आपदा प्रबंधन का काम करेगा। कौन कहता है कि ग्राम पंचायत के अधिकार छीन लिए? ग्राम पंचायत ही तय करेगी ये काम करना है। लेकिन आप देखिए 60-40 का ये मामले उठाते, उसमें भी एक बात रखना चाहूंगा, जब सेंटर का पैसा आ रहे आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। जो नेता लोग इसके पैसे को खा रहे थे आज उनकी अकाउंटेबिलिटी तय होगी। हमारे जो गरीब राज्य है, जो पहाड़ी राज्य है, पूर्वोत्तर के राज्य है, वहां पर 90 और 10 का रेशियो है। लेकिन आप केंद्र के पैसे को हजम करोगे, पैसे का हिसाब नहीं दोगे, ये नहीं चलेगा। अब इस पैसे की अकाउंटेबिलिटी होगी, इसकी ऑडिट होगी, इसमें सोशल मॉनिटरिंग होगी और जिम्मेदारी तय होगी कि इसके अंदर कोई भी भ्रष्टाचार नहीं कर पाए। जो काम करने वाला उसके खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा मिले। तो क्या आप लोग ये गारंटी लेते हैं कि पंचायत चुनाव से पहले जितने भी भुगतान मनरेगा के तहत रुके हुए हैं वो पूरे क्लियर करवा दिए जाएंगे? देखिए मनरेगा में मैं फिर रिपीट कर रहा हूं आपको कि मैं 1 साल का डाटा दे रहा हूं आपको। इन लोगों के इन टोटल 11 लाख करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। कांग्रेस के समय 3,54,000 करोड़ रुपया, हमने 8 लाख करोड़ इसके अंदर दिए। तो क्या इसके अंदर सोशल ऑडिट होना गुनाह है? क्या इसकी जांच करना गुनाह है? इसके अंदर करप्शन जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन होगा। जो सही जो काम करने वाले उसके खाते में पैसे जाएगा, बायोमेट्रिक्स के माध्यम से इसकी मॉनिटरिंग। कांग्रेस ने जो करप्शन किया है उसका हिसाब किताब लिया जाएगा। देश जानना चाहता है, देश का पैसा है, आपके नेताओं ने जो घोटाले किए उनको भुगतना पड़ेगा। अब वो वापस पैसे निकाले जाएंगे। ये बीबी राम जी ग्रामीण रोजगार, स्वरोजगार और मिस्टर की ये कहने गारंटी, हम आप गारंटी कह रहे हो, हमने तो उसके अंदर लिखा है रोजगार की गारंटी। सबसे बड़ा इश्यू है पंजाब जैसे स्टेट है जहां पे खेती किसानी के समय मजदूर नहीं मिलते हैं, ये वो भी अपने राइट दिया है कि आप उस समय 60 दिन छुट्टी कर सकते हैं। इसलिए अनेकों इसके अंदर जो चेंज किया गया है वो राष्ट्र के हित में है। आप इसके अंदर जो पैसा मिलेगा उसका दुरुपयोग जो करेंगे वो सलाखों बिहाइंड द। ठीक है सीबी यादव जी, छोटा सा जवाब। सीबी यादव जी जवाब दे दीजिए। ठीक है जयपाल जी। सीबी यादव जी, देखिए कांग्रेस के कार्यकाल में क्या मनरेगा का भुगतान समय पर होता था? इस पर भी जरा रोशनी डालिए। और अगर आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि भुगतान रुका है मनरेगा के तहत बीजेपी के कार्यकाल में, तो क्या आंकड़े हैं आप लोगों के पास या सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा? देखिए जयपाल जी तो भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ। मेरा एक जो दर्शकों का भी नॉलेज थोड़ा बढ़ जाए, ये बीबी राम जी का पूरा नाम क्या है थोड़ा सा बता दे। ये बीबी राम जी बोलते हैं ना? मैं बता देता हूँ। हाँ बताइए। बोलिए बोलिए बोलिए। विकसित भारत, हाँ रोजगार एंड, अरे जी गायब हो गया। विकसित भारत के बाद विकसित भारत के बाद बता तो रहा हूं मैं, वो गायब। आप विकसित भारत के बाद में क्या है? जी कहाँ गया आपका? मैं बता तो रहा हूं पूरा। हाँ बोलिए। बीबी जी राम जी। हाँ बोलिए। गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। आजीविका मिशन, इसमें राम कहाँ है पूरे नाम में? आप क्यों सही मुद्दा कहाँ राम है? मतलब आप क्यों राम के नाम पे नाम करते हो? राम से दिक्कत है, राम तो अपने कहाँ है तो मुझे भी तो बताइए इस पूरे नाम में। आप पूरा नाम बोलिए ना, आप पूरा नाम तो बोलिए। में भी राजस्थान का आए और मध्य प्रदेश जुड़ गया, वो राम सेतु बन गया, उसका भी विरोध है। इसलिए मैंने फिर कह रहा हूँ, कल माननीय मुख्यमंत्री ने बनाने से नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी को गालियां दीजिए। अपनी बारी में सीबी यादव गारंटी नहीं है। रोजगार आपने जो कह रहे हो, आजीविका मिशन है ना, ये कह रहे हो ग्रामीण, इसमें राम कहाँ है? इस नाम में राम कहाँ है? ये जो नाम है इसमें राम कहाँ है? क्यों करते हो? मतलब आपका इसी तरह से चलेगा क्या? ये जो पूरा नाम है यादव साहब, इसको मैं कितनी तरह से बोल सकता हूँ? एक बार राहुल गांधी जी को राम मंदिर भेजिए, फिर दिखेगा। अरे भाई वो आपकी सारी बातें मान लेते हैं, मुझे तो इसके नाम में ये जो नाम है ये आप कहते हो, इसमें राम कहाँ है? विकसित भारत जी
दोबारा भैया पढ़िए, जी राम जी के भी जी लगाया है। अरे दोबारा भाई पढ़िए, कहाँ, जी राम अरे जी। ये तो कहाँ है, मेरे को तो नहीं अरे समझ में आता। जिनके मैं मन तो में पढ़ता राम नहीं लिखता है हूँ, उनको आप राम नहीं बताइए। दिखेगा। तो राहुल चलिए, गांधी जी को एक बार कोई बात अयोध्या नहीं है। भेजिए, राम कोई मंदिर बात नहीं है, भेजिए। मैंने इसलिए था कि मैं सर ये मुद्दे बात पे करना रहिए, देखिए चाहता आपका मुद्दे पे, विरोध मुद्दे राम पे, से मुद्दे पे था। ठीक है, आता हूँ, ठीक है, मुद्दे पे ठीक आप है, आता राम जन सेतु परियोजना का भी विरोध कर रहे ठीक हैं। है। वो हूँ। सीबी राम को यादव नहीं जी, मानते हैं जिन्होंने राम जो राम सेतु था उसको भी नहीं माना, कोर्ट के अंदर हल्फनामा दिया, उनको राम कहां से